और कोरोना को लेकर 100 करोड़ वैक्सीनेशंस का जश्न आज देश मना रहा है। हमने इस लैंडमार्क को आज अचीव किया है और इससे काफी पॉजिटिविटी फैल गई है। आज चलिए इस इवेंट को लेकर बात करते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के एमडी एंड सीईओ आशुतोष रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश को बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आप इस अचीवमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जिस स्केल पे ये समस्या थी और जिसका समाधान देखना था देश को, आई थिंक ये इसका ऐसा कोई एग्जाम्पल वर्ल्ड में नहीं है और इस स्केल पर हो भी नहीं सकता है। तो ये जब शुरू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उस वक्त बहुत से लोगों का मानना था शायद ये गोल अचीव करने में हमें बहुत समय लग जाए, पर हमारी सरकारी विभागों ने और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और सभी और अन्य स्टेक होल्डर्स, वॉलेंट्री सेक्टर एक्सेट्रा जिन्होंने इसमें मदद किया, उन सभी ने मिलकर एक तरीके से ये प्रूव कर दिया है कि अगर देश के लिए कोई एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का कोई काम है तो सभी स्टेक होल्डर एक मत होकर उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही अनेक स्तरों पर ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर है कि हम लोग बहुत कुछ और भी कर सकते हैं आगे। सर देखिए, 100 करोड़ का माइलस्टोन तो हमने अचीव कर लिया है आशुतोष जी, लेकिन अभी जो टोटल जो नंबर्स हैं फुली वैक्सीनेटेड लोगों की, वो करीब 20-22% के आसपास ही है, 22% के आसपास है। आप क्या उम्मीद करें, ये नंबर्स कब तक बढ़ेंगे और अगले 6 महीने में हम किस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे? तो अब जिस दर पे वैक्सीनेशन हो रहा है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। इस कारण से मेरा मानना है कि करीब जनवरी महीने तक सभी एडल्ट पॉपुलेशन को डबल डोज हो जाना चाहिए, और जैसे ही पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन अप्रूव हो जाता है तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अगले साल मार्च अप्रैल तक हमें ये ऐसा मानना चाहिए कि सभी जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है सबको वैक्सीन मिल चुका होगा, दोनों डोज। आशुतोष सर, एक सेंस आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा एक नेटवर्क चलाते हैं इतने हॉस्पिटल्स का। आप देखिए, कोविड के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। अब तो डेली के जो केसेस है 15,000 के आसपास हैं, और डेथ के जो नंबर्स उसमें भी कमी आ रही है। जाहिर तौर पर जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है उसका असर साफ दिख रहा है, लेकिन एक डर था लोगों में कि शायद सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर में एक थर्ड वेव की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, क्या हम आश्वस्त हो जाएं कि हमने उस चीज़ पे काबू पा लिया है और शायद अब जो थर्ड लहर की, तीसरी लहर की जो बातचीत की जा रही थी, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि नंबर्स कम हुए हैं और डिजीज की वजह से मॉर्टेलिटी भी कम हुई है। इस वजह से बाकी सारा जीवन सामान्य होता जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना गार्ड नीचे करें और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़ दें। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से दूर रहना, ये सभी चीजें अभी भी उसी तरह इंपॉर्टेंट हैं जैसे पहले थी। क्योंकि अभी हम करंटली एक वेव नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है, इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है, म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो दूसरा, अभी भी इस बात की संभावना है कि एक और स्पर्ट हो सकता है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, मेरा सभी को ये सलाह है कि उसको अभी हम नजरअंदाज ना करें उसके साथ। ठीक है, बिल्कुल सर, सही बात है। बिल्कुल कोविड को लेकर जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आपसे और समझना चाहेंगे सर, वो बिल्कुल आपकी कंपनी स्पेसिफिक है, वो ये कि देखिए, हमने अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में बड़ा एक भीषण दौर देखा हमने कोरोना की दूसरी लहर का, और हालत ये थी कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, और तो और जो ऐसे मरीज थे जिनको कोविड नहीं था लेकिन दूसरी गंभीर बीमारियां थी, उनके लिए भी जगह नहीं बची थी, उनको शायद फैसिलिटीज हॉस्पिटल दे नहीं पा रहे थे। क्या अब हम ये मान के चलें कि चीज़ें बिल्कुल अब सामान्य स्तर की तरफ लौट रही हैं और बाकी जो मरीज हैं दूसरी जो गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित हैं, उनको इलाज में अब कोई तकलीफ नहीं आ रही है? बिल्कुल, आपने सही
का अभी इस वक्त जो समस्या बिल्कुल सुलझ चुकी है। कोविड से रिलेटेड एडमिशंस बहुत ही कम नंबर्स में है। बहुत से अस्पतालों में कोई भी कोविड मरीज अब नहीं है। इस कारण से जो नॉन कोविड बीमारियों से ग्रसित पेशेंट हैं और जिन्हें और दूसरे इलाजों की आवश्यकता है, उन सबको बाकायदा सुविधा अभी उपलब्ध है, हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री में। खासतौर से देखिए वैक्सीनेशन ड्राइव ने जैसे रफ्तार पकड़ी है और वाकई ये 100 करोड़ का जो एक लैंडमार्क जो फिगर है, हालांकि वैक्सीनेशन या फिर कोविड का जो ये पूरा जो दौर चला है, सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमने इतनी तेज़ी से चीज़ों को अपने काबू में किया है तो शायद उसका जश्न मनाने की एक ज़रूरत पड़ती है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब आपके हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, परिस्थितियां क्या बिल्कुल ये सामान्य की तरफ लौट रही हैं या फिर अब भी आप लोग थोड़ा सा कोविड के लिए कुछ बेड रिजर्व करके रखते हैं, या फिर इसको लेके आप तैयारियां अपनी पुख्ता करके रख रहे हैं? तैयारियां हमने बराबर करके रखी हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स में जो है ऑक्सीजन का, जैसे आपने जिक्र किया था, तो ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दिए गए हैं और वो अब शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एरियाज डेजिग्नेट करके रखे हुए हैं जो रीपर्पस किए जा सकते हैं बहुत छोटे नोटिस पर। तो अगर आवश्यकता हो तो कोविड के लिए बेड्स को फिर से जल्दी से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब तैयारी पूरी है। और दूसरी एक बात है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके इलाज में भी बहुत सी सावधानी अभी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर कम्युनिटी में अभी भी थोड़ी मात्रा में कोविड का इन्फेक्शन है। इसलिए जो पीपीई वगैरह का उपयोग है वो बाकायदा अभी भी उसी तरह से किया जा रहा है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस विजिटर्स वगैरह पे हैं, वो वैसे के वैसे ही कायम है अभी भी। पर कोई भी एरियाज जो हैं उनको रीपर्पस करके दोबारा से कोविड पेशेंट्स के लिए अगर जरूरत हो तो वो उपलब्ध कराने के लिए बहुत जल्दी से हम वो कर सकते हैं। आज तो सर हमने देखा था कि जब कोविड का जब पीक जो टाइम चल रहा था और तमाम देश में अफरा तफरी का माहौल था, डॉक्टर्स भी चपेटे में आ रहे थे इसके, और तमाम डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने शायद इस प्रोफेशन से ही किनारा करने का फैसला ले लिया। इस मोर्चे पर क्या थोड़ी सी राहत मिली है? क्या चीज़ें वहाँ भी सामान्य होती अब दिख रही हैं आपको? जी जी, उसमें ये बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज को इस बीमारी का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, पर उसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने जैसे आगे बढ़कर काम किया और जिसे कहते हैं एक तरीके से दे रोज अबव द कॉल ऑफ ड्यूटी। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग इस पूरे दौर का विषय था, जिसमें खासतौर पे अगर हम देखें तो नर्सेज और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़कर काम किया, और डॉक्टर्स ने भी, वो बहुत ही एक तरीके से एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। ठीक है, बिल्कुल सर, वाकई प्रेरणा के स्रोत हैं और काफ़ी वाकई खुशी मिलती है जब लोग कमिटमेंट दिखाते हैं, इस तरह के डेडिकेशन दिखाते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे सर, देखिए हमने बहुत शॉर्टेज देखी थी तमाम जो कोविड से जुड़ी जो दवाइयाँ हैं उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर, और प्राइसेस काफ़ी शॉर्ट अप हो गए थे, रेमडेसिविर वगैरह की काफ़ी कालाबाजारी भी हो रही थी, वो भी हमने एक घोर दौर देखा है। क्या उस मोर्चे पर भी अब चीज़ें सामान्य हैं? क्या अब अवेलेबिलिटी सुधर गई है? क्या जो प्राइस सर्ज एक था आया था वहाँ पर भी राहत मिल रही है? और एक और चीज़ हमने ये भी देखा था कि ऐसे समय में तमाम जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर रेट्स भी काफ़ी हाई थे, बेड चार्जेस हों या फिर हॉस्पिटल में एडमिशन को लेकर। क्या वहाँ पर भी राहत है? वहाँ पर भी लगता है कि चीज़ें अब सामान्य होती आपको नज़र आ रही हैं? तो जैसा कि आपने कहा, ये दवाइयों की बहुत समस्या थी और उस कारण से बहुत कालाबाजारी गई थी। आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए भी प्राइस निर्धारित सरकार की तरफ से विभिन्न राज्यों में हुई है। तो उस कारण से ये सब चीजें अब पूरी तरह से कंट्रोल में है और आगे भी इनका कोई असर नहीं होना चाहिए अगर दोबारा से इस तरीके की जरूरत पड़ती है तो। आज तो सर एक और ज़रूरी सवाल है। देखिए 22% के आसपास लोग तो फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं और आज जिस तरह से रफ्तार है वैक्सीनेशन की, उम्मीद करेंगे कि चीज़ें जल्दी ही काबू में आएंगी। आपको क्या लगता है कि इस कोविड से सबक क्या है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और आगे वे फॉरवर्ड हमें किस तरह से प्लानिंग करके रखनी चाहिए और उसमें सरकार से आप किस तरह का योगदान या फिर सहयोग चाहते हैं?
सबसे बड़ा जो इस दौरान हमने एक लेसन समझा, और सिर्फ वो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होना चाहिए हेल्थ केयर डिलीवरी में, वो पहले नहीं होता था। तो ये एक सबसे बड़ा सबक इस दौरान सीखा गया है। और हमारे यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो हमारी सरकार एक तरीके से आगे सोच कर चल रही है, और जो डिजिटल हेल्थ मिशन हमने किया है उसका बहुत असर आगे पड़ेगा हेल्थ केयर डिलीवरी पर। उस कारण से आप सोच कर देखिए कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो तो बेड की समस्या नहीं होगी, क्योंकि कहाँ बेड अवेलेबल है वो सब इंफॉर्मेशन एक तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है। वो इमीडिएटली नहीं होगा, पर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसका असर आगे चल के बहुत होगा। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन उस वक्त सीखा गया। दूसरा, एक जो और लोगों को एक बात का आभास हुआ कि इंश्योरेंस कितना जरूरी हो सकता है ऐसी बीमारियों के लिए या कि कोई भी क्रिटिकल इलनेसेस के लिए। तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी देश में बहुत बढ़ेगा इसके बाद। तो ये दूसरा एक अच्छी बात है, जिससे कि इंश्योरेंस के ज्यादा पेनिट्रेशन से लोगों को एक तरीके से राहत मिलेगी, और उस वो